Hello class 8 student, welcome in today's video. In this video we will start from reflection of sound, because in previous video we had discussed about some basic fact which related with sound and nature of sound, which type of wave, when sound travel in medium then it follow which nature. So in today's video we will discuss about reflection of sound and echo. These are the two important topic of your chapter. So we will start from reflection of sound. So what is the reflection of sound? Then we can say कि when sound strikes with any surface, then a part of it रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. जब साउंड किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो इसका एक पार्ट जो है उस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में ही रिटर्न कर जाता है. देन दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. दिस इज नोन एज इंसिडेंट साउंड, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड साउंड, एंड दिस इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, it is known as normal. This angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and this angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. And according to laws of reflection, these two are equal in value. Means the angle of incidence is equal to angle of reflection. And one another law is incident ray, normal and reflected ray all are in same plane. So this is the reflection of sound. We have to study a main topic, echo, which is based on the reflection of sound. Then student, now we will start the echo. तो इको को हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि इको से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है हमारे बुक में, तो उसको कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा. तो इको. देन द फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ वी विल डिफाइन द इको. कैसे हम लोग इको को डिफाइन करेंगे कि इको क्या होता है. तो जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि आप किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल साउंड. और कई जगह पे आप देखते हैं कि वो ओरिजिनल साउंड आपको रिपीट होके सुनाई देता है. जैसे नियर द हिल्स माउंटेन वेयर मोर एरिया इज एम्प्टी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बिग. एट दैट प्लेसेस व्हेन वी प्रोड्यूस एनी साउंड, देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द सेम साउंड वी आर एबल टू हियर आफ्टर सम टाइम. मीन्स there is repetition of sound, and the reason is sound get reflected from the surface, any surface. तो इको के डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं कि the repeated sound of original one when it strikes with any surface is known as echo. यानी आपने जब ओरिजिनल साउंड को दोबारा सुना तो वो जो दोबारा साउंड आपने सुना उसको कहते हैं इको. तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर अ लिटिल इंटरवल ऑफ टाइम. एक लिटिल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद साउंड का जो रिपीटिशन होता है और दोबारा जो आपको सुनाई देता है, तो उस दोबारा सुनी गई साउंड को हम लोग कहेंगे इको. क्लियर हो रहा है? तो इको को ध्यान रखेंगे. मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं. लेट बी सपोज दैट हियर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज अ पर्सन. इफ इट प्रोड्यूस एनी साउंड, देन फर्स्ट ही इज एबल टू हियर हिज ओरिजिनल साउंड. Then original sound travel everywhere and reflected from the surface. And when this reflected sound again reaches to this person, again
ही इज एबल टू हियर द सेम साउंड। तो ये हुआ आपका ओरिजिनल साउंड, और ये जो आपने दोबारा सुना, दिस वन इज इको। तो याद रखेंगे इसको, इको को। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जगह तो इको नहीं सुनाई देता है। खाली कमरे में आप बोलेंगे तो इको सुनाई देगा, जैसे हल्की इको आपको मेरे आवाज में भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन जब कमरा बिल्कुल जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो वहां इको नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि इको हर जगह क्यों नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हर जगह है। हम लोग अपने घर के कमरे में भी बैठे हैं तो वहां भी दीवार है, तो वहां इको क्यों नहीं होता है? तो स्टूडेंट, देयर आर 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशन फुलफिल्ड होंगे तभी आपको इको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाउडनेस आप कह सकते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि इंटेंसिटी और लाउडनेस एक ही चीज है। हालांकि आपके बुक में दे दिया है कि इंटेंसिटी एंड लाउडनेस आर सेम, बट वो गलत है। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ये 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, दोनों का मीनिंग जो है, मतलब एम जो है वो सेम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेंसिटी एंड लाउडनेस बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी हाई, ज्यादा इंटेंस साउंड होना चाहिए। आप थोड़ा जोर से बोल रहे हो। सेकेंड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस must be large and large in size and less in number। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही हो लेकिन बड़ा हो, ज्यादा नहीं कि 10-12 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फिर आप इको नहीं सुन पाएंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होना चाहिए बड़ा और थोड़ा दूर पे हो और कम संख्या में हो, भरा हुआ नहीं हो एकदम कमरा। और तीसरा, ये 2 कंडीशन आप याद रखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होना चाहिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ा और कम संख्या में होना चाहिए। आपके नॉर्मल कमरे में क्या होता है कि इतना सामान रखा होता है कि साउंड इतनी बार रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी एनर्जी लॉस कर जाती है और आप इको जो है वो नहीं सुन पाते हैं। और नेक्स्ट याद रखेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस, किसके किसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस? तो लिसनर और सरफेस, ये 17.2 होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि लिसनर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इफ these 3 conditions are fulfilled, then you are able to hear echo, otherwise there is no echo। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल्ड होते हैं तो आप इको सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे। अब इस इको का बहुत सारा यूज है, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल में, और भी कई एरिया में इको का यूज होता है। तो 1-2 यूज आपके बुक में भी पढ़ना है तो मैं बताता हूं। जैसे आपके बुक में है कि हाउ वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सी विद द हेल्प ऑफ इको। इको के हेल्प से हम लोग सी का डेप्थ कैसे पता कर सकते हैं? तो सिंपल है। लेट बी सपोज दैट दिस इज अ सी और ये सी बेड है और यहां शिप आप ऐसे लगाए हुए हैं। अब इस शिप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो मैं टर्म्स यूज करूंगा, कि साउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंफ्रासोनिक, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक। किस बेसिस पे भाई? तो ऑडिबल रेंज के बेसिस पे। आपका ऑडिबल रेंज है
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। माइंड में ये सेट रखेंगे। द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ऑडिबल रेंज होगा वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होगा। तो वैसी साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और ये हम लोग नहीं सुन पाएंगे। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है वो सब सोनिक, इसको ऑडिबल भी आप कह सकते हैं, यही सुनते हैं हम लोग। और जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज है वो अल्ट्रासोनिक, इसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल सबसोनिक, एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। तो हम लोग सिर्फ इसको सुनते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रासोनिक भी सेंस करता है, अल्ट्रासोनिक भी सेंस करता है, वो आप बुक में देखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ही सेंस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑडिबल रेंज हमारा है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसके बेसिस पे साउंड 3 टाइप का हो गया, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जो सी डेप्थ हम लोग निकालते हैं वो अल्ट्रासोनिक के हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये शिप था, और ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, द वर्किंग ऑफ ट्रांसमीटर टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव, एंड द वर्किंग ऑफ रिसीवर इज टू रिसीव द अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है और सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस आने पर ये रिसीव करता है, और ये बताता है कि कितना टाइम लगा इसके बीच में, गया और आया। तो सपोज कर लीजिए कि ये डेप्थ जो है वो d है, मान लीजिए, और स्पीड ऑफ साउंड सबको पता है वाटर में 1500 के अप्रॉक्स, तो वो तो कैलकुलेशन वाले को पता होता है स्पीड। और टाइम वो देखता है, ये यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा रहता है कि ट्रांसमीटर जब स्टार्ट किया और रिसीवर जब सेंस किया, दोनों का सिग्नल होता है, तो कितना टाइम लगा। तो मान लीजिए कि स्पीड फिक्स है, अभी हम इसको भी लिख लेते हैं, और टोटल टाइम t है, ये सिग्नल जाने और आने का, और डिस्टेंस जो है वो d है। तो आपको बस एक यहां पे करना है कि ये जाने और आने दोनों का टाइम है, तो या तो डिस्टेंस को डबल कर दीजिए, क्योंकि ये गया भी और आया भी, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2d। ध्यान रखेंगे, साउंड गया भी आया भी, तो 2 बार ना डिस्टेंस कवर कर लिया उतने टाइम में। और अब जो आप सिंपल फॉर्मूला जानते हैं वो लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड है v 2d बाई t, तो यहां से d हो जाएगा vt बाई 2, तो ये सी डेप्थ फाइंड हो जाएगा। तो ये मेथड है सी डेप्थ को फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव और ऑन द बेसिस ऑफ इको। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रासोनिक वेव कैसे, इससे हम सी डेप्थ फाइंड करते हैं, इको का क्या काम है सी डेप्थ फाइंड करने में, तो ये इको ही ना हुआ। और इस डिवाइस को कहते हैं सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कोई बड़ी फिश आ गई, वेल जो सी में रहती है, और साउंड इसी से रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो ये तो सी बेड तक गया नहीं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये सी बेड का ही डेप्थ है। तो स्टूडेंट, ये एक बार में नहीं होता है, सालों लगते हैं सी डेप्थ को फाइंड करने में। डिफरेंट लोकेशन से कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तब ओवरऑल एक करेक्ट रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। ये मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं हो जाता है,
तो तब जाकर के आप सी डेप्थ एबल होंगे फाइंड करने में। तो दिस इज द मेथड। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि हम लोग सी डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके बुक में इको से ही रिलेटेड कि जो ऑडिटोरियम्स होते हैं बड़े बड़े, उनका जो सीलिंग है वो डोम शेप में क्यों होता है? वाई द सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम आर इन डोम शेप? तो स्टूडेंट, होता क्या है कि जो फ्लैट शेप वाली सीलिंग होगी तो इसमें साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और इतना इको प्रोड्यूस होने लगेगा कि आप किसी भी साउंड को क्लियरली नहीं सुन पाएंगे। अब इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये जो सीलिंग है ये डोम शेप में बनाया जाता है। और दूसरा रीजन कि डोम शेप की सीलिंग में जब रिफ्लेक्शन होगा साउंड का तो ये एवरी कॉर्नर तक जाएगा, जबकि फ्लैट शेप में पीछे वाले तक साउंड पहुंच भी नहीं पाएगा। तो ये दो रीजन है, एक तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है और एक साउंड को एवरी कॉर्नर तक पहुंचाता है। ड्यू टू दीज टू रीजन्स द सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम आर मेड इन डोम शेप। और भी चीजें होती है ऑडिटोरियम में, आप देखेंगे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया जाता है, फोम टाइप का। वो फोम इसीलिए लगाया जाता है ताकि साउंड जब दीवारों पे जाए और उससे रिफ्लेक्ट हो तो ज्यादा इको प्रोड्यूस हो जाएगा रिफ्लेक्ट होने पर, तो वो फोम लगा देते हैं कि साउंड जब जाए तो रिफ्लेक्शन की बजाय वो एब्जॉर्ब हो जाए उसमें। तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इको कम प्रोड्यूस होगा और जो ऑडिटोरियम में आवाज है वो काफी क्लियर रहेगी। तो इसीलिए ऑडिटोरियम के रूफ को जो है वो डोम शेप में बनाया जाता है। अब एक लास्ट में इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, सोनार। जैसे ही बताया मैंने कि डिवाइस का नाम सोनार होता है, तो कभी कभी ये स्पेशल आ जाता है कि सोनार क्या है और इसका क्या क्या यूज है। तो बता तो मैंने दिया ही कि सोनार इज अ डिवाइस विच हैव टू पार्ट, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होगा अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करना और रिसीवर का काम होगा उसको सेंस करना। और इसके कई काम हैं, एक तो आप देख लीजिए सी डेप्थ, और शिप जब मूव कर रहा होता है सी वाटर में तो ऑब्स्टेकल का लोकेशन फाइंड करने में ये चारों तरफ अल्ट्रासोनिक वेव जो है प्रोड्यूस करते रहता है। अब अगर वाटर में कोई ऑब्स्टेकल है बड़ा सा तो वेव उससे स्ट्राइक होके वापस आएगा, तो ये सिग्नल के थ्रू पता चलेगा कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है बड़ा सा, आइसबर्ग वगैरह, और तब शिप को उसके हिसाब से टर्न किया जाएगा। तो टू फाइंड द ऑब्स्टेकल इनसाइड सी वाटर, जो कि दिख नहीं रहा है आपको, जो दिख रहा हो तो दिख ही रहा है, सी वाटर में जो ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहे हैं उनके लोकेशन को फाइंड करने में सोनार का यूज होता है। प्रिंसिपल वही होता है, आप अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमीटर सेंड करेगा चारों तरफ, अगर वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट होके आया इसका मतलब जरूर जो है सामने कोई ऑब्स्टेकल है और उस ऑब्स्टेकल से कैसे बचना है उसके हिसाब से शिप को टर्न किया जाता है। तो दिस इज द सोनार। और एक तो आपको बता ही दिए कि इसका यूज सी डेप्थ पता लगाने में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, ऑडिबल रेंज और डिफरेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एंड इको। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो बुक में पढ़ेंगे, और जो नहीं समझ में आए तो वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। बाकी आप बुक को एक बार थ्रू आउट हो लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।